ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन के अध्यक्ष बैरिस्टर अज़दुद्दीन ओवैसी ने यूपी के बहराइच से अपने पहले उम्मीदवार के नाम का ऐलान ही नहीं किया। आगामी यूपी विधानसभा चुनाव के लिए हुंकार ही नहीं भरी, बल्कि 27 के चुनावी रण के लिए AIMIM की रणनीति का इजहार भी कर ओवैसी ने ताल ठोकते हुए बता दिया कि उनके निशाने पर सिर्फ बीजेपी नहीं, बल्कि वो पार्टियां भी हैं जो सालों से मुस्लिमों का वोट लेती आई, मुस्लिमों की ठेकेदार बनती आई, लेकिन मुस्लिमों के लिए किया कुछ भी नहीं। मान्यवर कांशीराम ने कहा था, ये जीत के जरूर जाती है मगर ये चमचों का रोल अदा करती है। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का सही इस्तेमाल अपनी एक सियासी लीडरशिप को मजबूत करने के लिए कीजिए। नमस्कार, मैं हूं दिवाकर। एक बड़ी पुरानी कहावत है, शिकार करने निकले थे जो खुद, शिकार करने निकले थे जो खुद, वो आज खुद अपने ही जाल में उलझे नजर आते हैं। ये कहावत फिलहाल समाजवादी पार्टी के ऊपर बिल्कुल फिट बैठती नजर आ रही है। PDA यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वाले चुनावी गेम प्लान के साथ अखिलेश यादव 2027 में वापसी की तैयारी कर रहे हैं। एक बार फिर से यूपी में सरकार बनाने के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं। मुस्लिमों के साथ पिछड़ों और दलितों को जोड़कर यूपी के सिंहासन पर बैठने के लिए जातीय गुणाभाग कर रहे हैं। लेकिन यूपी में ओवैसी की एंट्री ने उनका गुणाभाग खराब करना शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश के बहराइच के मटेरा विधानसभा क्षेत्र से ओवैसी ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली को अपना उम्मीदवार बनाया है। वही मटेरा विधानसभा क्षेत्र जहां से मौजूदा विधायक समाजवादी पार्टी की मारिया शाह है। शौकत अली को मारिया शाह के मुकाबिल खड़ा करने का ऐलान करना या कहें समाजवादी पार्टी के गढ़ में अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान करना, वो भी चुनावों से इतने महीने पहले, ये साबित करता है कि ओवैसी के निशाने पर समाजवादी पार्टी, वो समाजवादी पार्टी जिसे मुस्लिमों का एक मुश्त वोट मिलता रहा है, जो मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोपों में घिरती रही। सीमांचल की जनता को लाखों सलाम। उन्होंने अखिलेश यादव की इस नापाक मंसूबे को नाकाम कर दिया और मजलिस के 5 विधायक को दोबारा कामयाब कर दिया। हम यहां पर आ रहे और फिर शुरू हो गए, बी टीम है। अरे सुन लो समाजवादी पार्टी के तमाम जिम्मेदारों, आपको शायद पता ना हो, लेकिन ओवैसी ने जिस मटेरा विधानसभा क्षेत्र से अपने पहले उम्मीदवार के नाम की घोषणा की, वो विधानसभा क्षेत्र एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। यहाँ लगभग 3.5 लाख मतदाताओं में से लगभग 45% यानी 1.5 लाख के करीब मतदाता मुस्लिम है। मतलब ये हुआ कि मुस्लिम बहुल इलाकों और समाजवादी पार्टी के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स पर ओवैसी आंख गड़ाए बैठे हैं। अब समझिए कि ओवैसी की इस रणनीति से अखिलेश के लिए मुसीबत कैसे पैदा हो सकती है। मुस्लिमों की राजनीतिक हिस्सेदारी, उचित प्रतिनिधित्व और सियासी इस्तेमाल को लेकर अज़दुद्दीन ओवैसी समाजवादी पार्टी समेत कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों को घेरते रहे। अब अगर वो आक्रामक तरीके से यूपी में उतरे तो अखिलेश के PDA में से एक यानी अल्पसंख्यक वोट में सेंधमारी की गुंजाइश बढ़ जाती है। उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक मतदाताओं में 95% से ज्यादा मुस्लिम समुदाय के मतदाता हैं। पिछले कुछ चुनावों में यूपी में मुस्लिम मतदाता समाजवादी पार्टी के साथ मजबूती से खड़े नजर आए। ऐसे में अखिलेश यादव को इस बात की टेंशन हो सकती है या होनी चाहिए कि अगर ओवैसी बिहार की तरह यूपी में पूरी ताकत के साथ लड़ें तो उन्हें सीटों का नुकसान हो सकता है। AIMIM ने बिहार में 5 विधानसभा सीटें जीतकर न सिर्फ सभी कथित सेकुलर दलों को चौंकाया था, बल्कि RJD को तगड़ी चोट पहुंचाई थी। आज हम आपकी इस मुबारक सरजमीन को आ रहे थे। ये बहादुरों की सरजमीन है बहराइच और मटेरा। तो ये समाजवादी पार्टी के लोग ये कहना शुरू कर दिए कि असदुद्दीन ओवैसी आएगा तो भाजपा को फायदा होगा। बताओ अखिलेश यादव,
बिहार में तुमने अपने 5 सांसद को भिजाया था कि ओवैसी ना जीत पाए। तुम्हारे 5 सांसद सीमांचल किशनगंज में आकर 15 दिन बैठ गए, रोज मीडिया से बात करते, रोज गांव-गांव जाकर जनता को बताते, मगर नतीजा क्या निकला? उत्तर प्रदेश में लगभग 20% आबादी वाला मुस्लिम समुदाय करीब 50 सीटों पर जीत हार तय करने की क्षमता रखता है। ऐसे में अगर अजदुद्दीन ओवैसी ने 20 से 30 सीटों पर भी अखिलेश यादव का गणित बिगाड़ दिया तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा और नुकसान सत्ता में वापसी की तैयारियों में जुटी समाजवादी पार्टी। एआईएमआईएम मुस्लिम बहुल सीटों पर 10,000 से 25,000 के बीच भी वोट हासिल करने में कामयाब रहती है तो इसका सीधा असर त्रिकोणीय मुकाबले में बदल जाएगा। अब सवाल यह है कि अखिलेश यादव ओवैसी से निपटेंगे कैसे, क्या रणनीति बनाएंगे, कैसे मुस्लिमों को समझाएंगे। समाजवादी पार्टी के पास पहला विकल्प है अजदुद्दीन ओवैसी के साथ हाथ मिलाकर चुनाव लड़ने का। ओवैसी ने साफ कर दिया है कि वो लाइक माइंडेड पार्टियों के साथ गठबंधन करने से गुरेज नहीं करेंगे, लेकिन सम्मान उचित मिलना चाहिए। सम्मान मतलब सीटें। हालांकि ये विकल्प शायद कारगर ना हो क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सीटों को लेकर वैसे ही खींचतान चल रही है। ऊपर से ओवैसी की टेंशन शायद ही अखिलेश यादव पाले। वैसे भी ओवैसी पर सपा और कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियां बीजेपी की बी टीम होने के आरोप लगाती रही। ऐसे में दूसरा विकल्प बचता है लोकल बनाम आउटसाइडर का मुद्दा उठाकर चुनाव में ओवैसी को ढकियाने का। चूंकि ओवैसी हैदराबाद से आते हैं और यूपी का मुस्लिम अब तक सपा के साथ खड़ा रहा, लिहाजा अखिलेश इस मुद्दे को भुना सकते हैं, बशर्ते समुदाय विशेष में उम्मा वाला भाव न जागे। वैसे ओवैसी की तैयारी भी पूरी नजर आ रही है। अजदुद्दीन ओवैसी ने इस बार उत्तर प्रदेश के लिए अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है, संगठनात्मक बदलाव किया। वो केवल चुनिंदा सीटों पर लड़कर वोट कटवा का ठप्पा लगाने के बजाय एक सोची समझी चुनावी रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। एआईएमआईएम ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी रोहिलखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी पूर्वांचल की उन 100 से अधिक विधानसभा सीटों को चिन्हित किया है जहां मुस्लिम मतदाताओं की आबादी 30% से 50% के बीच है। इसके अलावा पार्टी इस बार केवल हवाई जनसभाओं के भरोसे नहीं है। पिछले 1 साल से ओवैसी के सिपह सालार यूपी के कस्बों और गांवों में बूथ स्तर पर कमेटियां गठित कर रहे हैं। सपा की खामोशी को हथियार बनाकर एंटी अखिलेश नैरेटिव तैयार कर रहे हैं। ओवैसी का सीधा नैरेटिव यह है कि मुस्लिम समाज ने एक तरफा वोट देकर अखिलेश यादव की पार्टी को ताकत दी, लेकिन जब मुस्लिम मुद्दों या नेताओं पर संकट आता है तो सपा नेतृत्व कथित तौर पर सॉफ्ट हिंदुत्व के डर से खामोश हो जाता है। आजम खान का मुद्दा भी ओवैसी इस चुनाव में जरूर उठाएंगे और इसके जरिए ये बताने की कोशिश करेंगे कि उन पर मुसीबत आई तो अखिलेश यादव में कुछ नहीं। अगर इज्जत के साथ बातचीत होगी, हिस्सेदारी की बातचीत होगी तो मजलिस और ओवैसी तैयार है, मगर अगर तुम बीजेपी को रोकने के नाम पर मुझसे और मटेरा की जनता से कहोगे कि तुमको दरी बिछाना पड़ेगा, अब दरी नहीं बिछाई जाएगी। मुस्लिम मतों में किसी भी तरह का विभाजन सीधे तौर पर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की राह को आसान बना देता है। जब विपक्षी खेमे का पारंपरिक वोट बैंक 2 या 3 हिस्सों सपा, कांग्रेस, बसपा और एआईएमआईएम में बढ़ता है तो भाजपा का कैडर बेस्ड संगठनात्मक वोट बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के सीट निकाल ले जाता है। देखिए, उनका अपना दल है, उनकी अपनी पार्टी है, जगह जगह पे सभाएं करते रहेंगे ओवैसी साहब, लेकिन हम समझते हैं अगर उनकी पहले तो उनका स्टैंड क्लियर होना चाहिए कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं या इंडिया ब्लॉक के साथ हैं। अगर उनको भारतीय जनता पार्टी को हराना है और भारतीय जनता पार्टी को अगर उनको हिंदुस्तान से उत्तर प्रदेश से अगर उनको खत्म करना है तो हम समझते हैं उनको इंडिया ब्लॉक का उनको साथ देना चाहिए। उनकी बोली भाषा में तल्खी नहीं होनी चाहिए और उनकी बोली भाषा ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें उनको सत्ता पक्ष के ऊपर हमलावर होना चाहिए। आज की तारीख में सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, उनको हमलावर सत्ता पक्ष पे होना चाहिए, लेकिन वो हमलावर विपक्ष के ऊपर ना मालूम क्यों हमेशा होते रहते हैं। नहीं, देखिए असद भाई मेरे अच्छे दोस्त हैं, बड़े भाई की तरह मैं उन्हें मानता हूं, लेकिन जो सच्चाई है वो तो यही है, सरकार तो नहीं बना पाएंगे। ऐसे में सवाल यह है
कि 27 के सत्ताधीश बनने की तैयारी कर रहे अखिलेश यादव को इस बार ओवैसी गच्चा देंगे? क्या इस बार अखिलेश का खेल ओवैसी बिगाड़ देंगे, या फिर ओवैसी उतने असरदार साबित नहीं होंगे जितने बिहार में हुए और मुस्लिम मतों का विभाजन नहीं होगा? आपको क्या लगता है, हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कैमरे के पीछे राहुल हैं और मैं दिवाकर। राजनीति से जुड़ी ऐसी तमाम खबरें मैं आपके लिए लाता रहूंगा लगातार। नमस्कार। भारत बज़ लाइव, हर खबर में भारत।